ओके, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम इसे डिफाइन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड किया है जिसमें एक सोल्यूशन है और एक तरफ क्या है, सॉल्वेंट है। बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, जिसके थ्रू कल मैंने बताया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि थ्रू इट सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही जा सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, राइट। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा था, अब सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन किधर है, प्योर सॉल्वेंट में है, यहाँ पे तो कम है क्योंकि, और फ्लो हमारा क्या रहता है, ऐसे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी, या लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरीके से ये फ्लो था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया पिस्टन के थ्रू, इतना प्रेशर लगाया, है ना, मिनिमम प्रेशर, जिसकी वजह से ये जो फ्लो था हमारा रुक जाए, ये जो फ्लो था हमारा सॉल्वेंट का वो रुक जाए। उस प्रेशर को, जो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एन एक्सटर्नल प्रेशर, an external pressure that has to be applied on the solution to prevent the of the solvent osmosis of the solvent into it through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane. दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम नॉर्मली किससे नोट करते हैं, पाई से। ठीक है, पाई इक्वल टू CRT, कुछ ऐसा सा फॉर्मूला आएगा, राइट। क्लियर हो गया। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये मतलब हमें लर्न करना है ना, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, याद रखिएगा। ऑस्मोसिस ऑलवेज अकर्स फ्रॉम dilute solution into concentrated solution, राइट। ये dilute solution था, ये concentrated था, तो वो वहीं से हो रहा है, लोअर से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। A solution of its own has only vapor pressure. It will develop osmotic pressure only when osmosis takes place. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लो यहां से, कब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा, जब ऑस्मोसिस होएगी, अदरवाइज उसका सिर्फ वेपर प्रेशर रहेगा। बाय
when osmosis takes place by placing it in contact with a solvent or less concentrated solution through a semi-permeable membrane, SPM. Hydrostatic pressure setup due to osmosis is known as osmotic pressure. Osmotic pressure, right? And last is pressure required to prevent pressure required to prevent osmosis is osmotic pressure. ठीक है जी, प्रेशर जिसकी वजह से हमारा ऑस्मोसिस रुकेगा उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं. क्लियर है जी? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेटअप ड्यू टू ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता क्या है भैया? ये क्या होता है? जो प्रेशर, कोई भी फ्लूइड है ना, कोई भी लिक्विड है, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किसके साथ? इक्विलिब्रियम में, है ना, इक्विलिब्रियम में किसी एक पॉइंट पे फ्लूइड के साथ. ठीक है जी, जो प्रेशर कोई भी फ्लूइड अप्लाई कर रहा है ना, और वो जो सोल्यूशन है वो मेरा इक्विलिब्रियम में है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. ठीक है जी, क्लियर है? सो दिस इज द मेन पॉइंट्स. अब हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में. रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में भी कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है. वैसे इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है. आरओ फिल्टर्स आजकल करीब करीब सब घर में मिलते हैं हमें, तो वहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है. ठीक है जी, इसके अंदर हम क्या करते हैं? डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर करते हैं, या हमारे घर पे जो भी प्रेशर आ रहा है, जो घर पे आ रहा है, उसका सब काम होता है. ठीक है जी, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोबारा से एक इमेज ऐड करता हूँ और उसके थ्रू मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस भी करा दूंगा. राइट, चलिए. अभी देखो, हम रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहे थे. रिवर्स ऑस्मोसिस में है क्या चीज़? यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल ऑस्मोसिस किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया था, जिसकी वजह से जो फ्लो था हमारा सॉल्वेंट का, हमने उसे स्टॉप कर दिया था. तो वो वाला प्रेशर को हम क्या बोल रहे थे? यहाँ पे प्रेशर लगाया था हमने, एक्सटर्नल प्रेशर, जिसकी वजह से ये फ्लो रुक गया था, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे इस एक्सटर्नल प्रेशर को ग्रेटर कर देता हूँ, किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो फ्लो इधर की तरफ हो जाएगा. क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू क्या होएगा? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल जाते हैं, सल्यूट यहीं पे रह जाएंगे, और जो प्योर वाटर है वो सॉल्वेंट की तरफ हमारा चला जाएगा. तो हमने क्या किया? एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया
किसके कंपैरिजन में? ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट था वो उल्टा हो गया, इसलिए उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी। if the pressure if the pressure higher than the osmotic pressure, osmotic pressure is applied on the solution. This is known as reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी। क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट flows out of the solution through the semi permeable membrane। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा सेमी रिवर्स ऑस्मोसिस, पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना, जहाँ पे सी वाटर से हमें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। फर्स्ट है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। पानी तो खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स ऑस्मोसिस ही करना पड़ेगा। पानी पीने के लिए तो चाहिए ना। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है जी। अब उसको क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमारे सॉल्ट्स हैं, है ना, और उनको हम पी नहीं सकते। तो उसको साफ करने के लिए, मतलब पीने लायक बनाने के लिए, हम क्या करते हैं वहां पे? डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन करते हैं। किससे करते हैं? थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोर्टेबल वाटर fit for drinking purposes by reverse osmosis process is known as desalination, known as desalination, राइट। यही चीज बनाई गई है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इन्होंने प्रूव करके दिखाया। ये हमने फ्रेश वाटर लिया, सी वाटर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया? प्रेशर लगाया हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करेंगे? थ्रू सेमी परमिएबल इस फ्रेश वाटर वाले कंटेनर में आते रहेंगे, और हमारा यहाँ से हम अपने ग्लास भर भर के पीते रहेंगे। क्लियर हो गया? दिस इज द एप्लीकेशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी। क्लियर हो गया? अब लेट्स से कि आप कहीं फंस जाओ, है ना। अब फंस जाओ, अब वहां पे ऑस्मोसिस नहीं है ना, जैसा मूवीज में दिखाते हैं। तो आप कहीं फंस जाओ तो क्या करोगे? तो कैसे निकालोगे आप? फ्रेश वाटर कैसे करोगे? ठीक है, उसके लिए मैं एक इमेज ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे होएगा। सो लेट्स से कि आप कभी फंस गए हो ना सी वाटर में, मतलब किसी आइलैंड पे जाके फंस गए हो। तो वहां से क्या होगा? ये सी वाटर था। अब सी वाटर में हम क्या करेंगे? उसका इवेपोरेशन होएगा। यहाँ पे हमने क्या किया? एक ग्लास विंडो लगा दी, जिससे क्या होगा? ये सारा का सारा पानी यहाँ से इवेपोरेट होएगा, यहाँ पे कंडेंस होएगा, और इस पाइप के थ्रू हम क्या करेंगे? उसे रिसीवर में इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे ग्लास था, तो इसके थ्रू
हम पानी पीते रहेंगे। तो ये तरीका भी है जिससे हम डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए नो वी हैव लॉट ऑफ मेथड, जैसे बर्कले एंड हार्टले मेथड है, डीवरिस है, बट ये सारे हमने नहीं करने हैं। ठीक है, जो कॉमन मेथड है दैट इज बर्कले एंड हार्टले, हार्टलेज मेथड। ठीक है, उसकी मैं थ्योरी आपको भेज दूंगा, वांट ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो वो जस्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है, हम नहीं करेंगे वो। अब हम बात करेंगे इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, डिटर्मिनेशन ऑफ। आपको इसका एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, ये इसी के एंड में ही पीडीएफ इसी में ही कर दूंगा, वहां से आप इसे पढ़ लीजिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि वो मेथड है, जस्ट रीड कर लीजिएगा तो हो जाएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें, कुछ टेढ़े मेढ़ी चीज़ नहीं है, सीधी सीधी चीज़ें, प्रोसेस है, उसे जस्ट आप एक रीडिंग कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा वो। नेक्स्ट वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इसके अंदर क्या आता है, पाई वी इज इक्वल टू सी आर टी, सॉरी एन आर टी, नॉट सी, सी बाद में बनेगा। पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट, and pi is equal to n by v RT. Now n by v, number of moles upon volume, this is known as concentration, or you can say molarity, which is equal to CRT. C is the concentration, R is the gas constant, T is the temperature. और इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा, पाई इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इंटू आर इंटू टी इंटू वी। तो एम बी पूछेगा वो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। तो इस तरीके से हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, कहाँ कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, क्या कंडीशंस क्या है, सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए, और द सोल्यूशन इज dilute, solution is dilute, that is the concentration of the solution is not more than 5%. ठीक है जी, और तीसरी कंडीशन क्या है, द सोल्यूट does not undergo, does not undergo association or dissociation dissociation in the solution। ठीक है जी, ना कोई एसोसिएशन ना कोई डिसोसिएशन, बस क्लियर हो गया जी। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और चौथी थी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों में से हम जो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर को देते हैं, मतलब दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है जी,
दिस इज द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी भी सल्यूट का निकाल रहे हैं तब तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें उसे बॉईल करना है या हमने उसे फ्रीज करना है। बट अगर मैं कोई भी प्रोटीन की बात कर रहा हूँ या कोई भी बायो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, अब किसी भी बायो मॉलिक्यूल को, लेट्स से मैंने प्रोटीन लिया, है ना, मैं उसे बॉईल करता हूँ, तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एग होता है, एग को जब हम बॉईल करते हैं पहले तो वो लिक्विड स्टेट में होता है ना, जब हम उसे तोड़ते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आता है। बट जब हम उसे बॉईल कर देते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में हो जाता है। तो वहां पे क्या हुआ है, डीनेचरेशन हो जाएगी प्रोटीन की। जब डीनेचरेशन होगी तो वो उसका हम मॉलिक्यूलर मास, अब मुझे तो लिक्विड वाले प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास चाहिए था, तो यहाँ पे तो कुछ और ही चेंज हो गया। तो वहां पे हमारे लिए वैल्यू निकालना डिफरेंट मुश्किल हो, कुछ और ही वैल्यू आ रही है ना। और अगर हम ऐसे ही कोई फ्रीज कर देंगे तो भी हमारा क्या होगा, वहां पे डीनेचरेशन मतलब कुछ चेंजेस आ जाएंगे। बट अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी लैब में कर रहे हैं, तो लैब में जब हम करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वहां पे वो रूम टेम्परेचर पे रहेगा। मोस्टली जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो 25 डिग्री सी पे होते हैं। तो हमने 25 डिग्री सी पे किया, और इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी आती है। कन्वीनियंट होता है हमारे लिए उस वैल्यू को स्टडी करना या उसके लिए कैलकुलेशन करना। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं ओवर अदर मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, why we prefer osmotic pressure over other methods for determination of molecular mass of solute। लिख सकते हो आप क्वेश्चन, why do we prefer osmotic pressure over other methods for the determination of over over other methods for the determination of molecular mass of solute। चलिए यहाँ पे टॉपिक का नाम भी लिख देते हैं। osmotic pressure is the best for determining the observed molar mass of the solute। चलिए, फर्स्ट है इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिटरमाइंड कैन बी डिटरमाइंड at room temperature, whereas other colligative properties, whereas other colligative properties such as elevation in boiling point
and depression in freezing point cannot be evaluated at room temperature right. It is particularly it is useful for biomolecules and polymers, biomolecules and polymers with high molecular masses, with high molecular masses because in their dilute solution, in their dilute solutions, both elevation in boiling point both elevation in boiling point delta TB and depression in freezing point delta TF are too small to be measured accurately. Right? And both polymers and biomolecules are unstable at high temperature. Unstable at high temperature. ठीक है जी, सिंपल सी कहानी थी, ये हमने बता दी और यही इसके रीजन है राइट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हेल्पफुल है, मतलब बेस्ट मेथड है फॉर डिटर्मिनिंग द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट राइट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, हाँ जी लिख लिया पीछे वाला ये सभी ने? चलिए लिख लीजिए। हाँ जी हो गया जी। चलिए नेक्स्ट वी हैव आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक और आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशंस।
इस पे क्या होगा, ये डेफिनेशन आ जाता है, 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा। टू two dilute solutions with same molar concentration at given temperature have also the same osmotic pressure. Such solutions are called isotonic or isoosmotic solutions, right? Solutions, two or more solutions having same osmotic pressure at a given temperature, they are known as osmotic, isotonic और isoosmotic solutions. ठीक है जी। अब उसके बाद आता है हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिखते हैं सच सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक की बात करें, सच सॉल्यूशन आर प्लेस्ड इन कंटेनर that are separated by a semi permeable membrane no osmosis will occur. No osmosis will occur. Right? If the two solutions have different molar concentrations of the solute, they will have different osmotic pressures, concentration different तो different osmotic pressure. अब the solution, क्वेश्चन यहां से बनेगा, the solution having a higher solute concentration is called hypertonic solution. उसको हम क्या बोल देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? इसमें देखो सिंपल सी बात करना है, हमने रेजिन लिए, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर हो गया, तो पानी क्या करेगा, अंदर की तरफ जाना शुरू करेगा, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। while the one with lesser concentration
with lesser concentration of the solute is known as hypotonic solution, known as hypotonic solution, right? अब ये हो गए। मैं इसका एक आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो अगर हम 0.9 एक्वस सोल्यूशन NaCl में रखते हैं तो वो एक टाइम में बर्स्ट करेगा और एक टाइम में श्रिंक करेगा। ठीक है। अब देखो, सच सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय a semi-permeable membrane. Osmosis will occur. Osmosis will occur from hypotonic solution, from hypotonic lesser concentration to higher concentration. Hypotonic solution into the hypertonic solution. नाम याद रखने हैं, बाकी तो समझ में आ जाएगा जब आप उसे ड्रॉ करोगे। ठीक है जी। ऑस्मोसिस कहाँ पे होती है हमारी, कब होती है? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सोल्यूशन तक। और कब तक होती रहेगी? जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन, जब तक वो दोनों आइसोटोनिक नहीं हो जाते। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, अभी इसमें हमने बात किया, उस चीज का हम जिक्र करेंगे यहाँ पे। ठीक है। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक लास्ट क्लास में भी हमने किया था, यू कैन से, जिसमें हमने क्या किया था, एग लिया था, है ना। एग को हमने ब्राइन सोल्यूशन में रखा था, ब्राइन सोल्यूशन में रखा था, तो अंदर कंसंट्रेशन कम थी, तो पानी हायर से, है ना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ गया था, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, लोअर से हायर जा रहा है तो वो हाइपोटोनिक होएगा। और जब कंसंट्रेशन मोर से लेस की तरफ जाएगा, है ना, तो वहां पे क्या हो रहा, हाइपरटोनिक। चलिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस पहले हम बात करेंगे इन ह्यूमन बींग्स। हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। अब जो हमारे ब्लड में आरबीसी चढ़ाते हैं, है ना, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और या हमारे ब्लड में अगर हम NaCl की कंसंट्रेशन देखें, तो NaCl का जो कंसंट्रेशन है भैया, वो कितना है हमारे ब्लड में, 0.9%। ठीक है। और कभी कभी जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, जैसे किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो सलाइन वाटर दिया जाता है ना, नॉर्मल सलाइन बोलते हैं हम उसे। ये दोनों क्या होते हैं हमारे, आइसोटोनिक होते हैं विद ईच अदर। दे आर आइसोटोनिक विद ईच अदर। ठीक है जी। अब हम बात करें, इफ ब्लड सेल्स come in contact with come
in contact with pure water, the latter will be क्या हो जाएगा जी, हाइपोटोनिक इन नेचर। हाइपोटोनिक इन नेचर, और इसकी वजह से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर rapidly rapidly move into the cells, move into the cells which swell and ultimately burst. Ultimately burst. This is known as hemolysis. This is known as hemolysis. Hemolysis. ठीक है जी, क्लियर है। और अभी मैं आपको डायग्राम के साथ इसकी इमेज बना के एक बार आपको समझा दूंगा। अब उसके बाद सेकंड में लिखते हैं, इफ blood cells comes in contact with, इंपॉर्टेंट है भाइयों ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं, with a solution, with a solution with concentration more than 0.9%, more than 0.9%, then the plasma or blood, then the plasma becomes hypotonic. अब ब्लड हाइपोटोनिक हो गया भैया, पहले में वाटर हुआ था, इसमें प्लाज्मा हाइपोटोनिक हुआ, एंड fluid inside will come out, resulting in the shrinkage of the cell, shrinkage of the cells. This is known as plasmolysis. Plasmolysis. ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। तो भैया जो भी हॉस्पिटल में चढ़ाया जाता है वो क्या होता है, नॉर्मल सलाइन, और उसका कंसेंट्रेशन क्या होता है, 0.9%। ठीक है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो, नॉर्मल सलाइन बोला जाता है उसे। मेरी घर पे कुछ बॉटल्स पड़ी हुई है, अगर तो मैं देखूंगा, अगर उसकी फ़ोटो खींच के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये लिया और इसके अंदर क्या किया, हमने सोल्यूशन भर दिया। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, ब्राइन सोल्यूशन लिया, ब्राइन नहीं मतलब सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन लिया, जिनकी अलग अलग कंसंट्रेशन थी। यहाँ पे हमने क्या किया, लेट्स से 0.6% NaCl लिया,
और इसके अंदर हमने क्या किया, ये आरबीसी रख दिया, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक रेड ब्लड सेल डाल दिया, यहाँ पे भी एक रेड ब्लड सेल डाल दिया। फाइन। अब जब रेड ब्लड सेल डाल दिए दोनों में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारा कितना है, लेट्स से 1.6% मैंने डाल दिया, 1.6%। अब इस केस में वाटर जो है वो हाइपोटोनिक है, वाटर जो है वो हाइपोटोनिक है, ठीक है जी। और वाटर क्या करेगा, इसके अंदर आना शुरू कर देगा, वाटर एंटर्स द रेड ब्लड सेल, और ये क्या हो जाएगा हमारा, स्वेल्स एंड बर्स्ट। और इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे तो आरबीसी था, ये 0.9% था, तो यहाँ से कंसंट्रेशन क्या करेगा, वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा। जब वाटर बाहर की तरफ मूव कर गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपरटोनिक। और जो आरबीसी है वो क्या कर जाएगा हमारा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, वो श्रिंक कर जाएगा, और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, इसको हम बोल देते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। और एक क्या होता है, जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, उनकी जो आईज होती हैं वो मतलब पफीनेस होती है, मतलब सूज जाती है उनके नीचे, है ना, तो आंखें नीचे से सूज जाती हैं, मोटी मोटी आंखें हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडिमा। ठीक है जी, इसके लिए पॉइंट लिख लेते हैं। पीपल टेकिंग people taking a lot of salt, a lot of salt and sorry, or food rich in salt, food rich in salt develop swelling, also called edema. The salt is going to increase, the salt is going to increase the concentration of ions in the body, as well as the osmosis, the osmotic pressure, as well as the osmotic pressure, to neutralize the effect, to neutralize the effect. Water intake, water intake by the body increases leading to swelling और एडिमा। ठीक है जी, ये होता है। और उसके बाद जैसे जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको भी क्या बोल दिया जाता है कि भैया आपका नमक आज से बंद, उनकी डाइट में नमक को बोला जाता है कि नमक कम खाओ। सेम रीजन है ना, अगर वो ज्यादा लेंगे, है ना, अगर नमक ज्यादा लेंगे तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। चलिए लिख लीजिए। अब आप आधे कुछ कुछ डॉक्टर वाले काम भी कर दोगे, है ना, हाई ब्लड प्रेशर है, नमक ज्यादा खाते होंगे, तो डॉक्टर्स generally advise persons, generally advise persons
suffering from high blood pressure, high blood pressures, to restrict common salt in their diet, the reason is same. Large intake of the large intake of common salt, a large intake of NaCl increases the osmotic pressure, increases the osmotic pressure of body fluid and also the blood pressure. तो ये दोनों रीजन है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा फ्लूइड का और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम बात करेंगे इन प्लांट्स। ठीक है, अब देखो पानी, यू नो, हम पेड़ों की जड़ें होती है ना, रूट्स होती है, उनके थ्रू वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का, है ना। जो भी चीजें हैं, है ना, बॉडी में, उसकी मूवमेंट में, प्लांट्स की बॉडी में, वो किसकी वजह से हो रही है, ऑस्मोसिस के थ्रू। इन प्लांट्स, अब प्लांट्स की बात करते हैं। ऑस्मोसिस प्ले osmosis plays a significant role in the absorption of water by the plants by the plant roots from the soil from the soil and its movement to different parts of the plant body, सब ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। ठीक है जी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, आप प्लांट्स को जितना मर्जी पानी देते रहो, उनको जितना चाहिए उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा ले लेंगे तो ऑब्वियसली पानी क्या करेगा, बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। बिकॉज जो उनकी बॉडी है, मतलब जो उनकी रूट्स हैं, इट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बाहर से जितना पानी आएगा वो उतना ही रहेगा, है ना। क्लियर है जी? तो अगर हम बहुत दिन नहीं देते तो प्लांट क्या होता है, सूख जाता है, क्योंकि वहां पे फ्लो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। बाहर पानी कम है, मिट्टी सूख गई है तो पानी बाहर की तरफ आना शुरू कर देगा और प्लांट क्या करेगा, सूख जाएगा। ठीक, तो इसी वजह से पानी देते रहना चाहिए। और ज़्यादा पानी दोगे तो कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि उसे जितना चाहिए वो उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, चलिए
अब उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो इम्पोर्टेंस हैं, जैसे कि पिकल्स बनाते हैं, आजकल अचार बन रहा है ना, आम का अचार सूखता है। वाइल मेकिंग पिकल्स, आम जो होता है वो बड़ा बड़ा आता है ना, कच्चा आम आता है थोड़ा सा बड़ा होता है, बट जब वो अचार बनता है तो सिकुड़ जाता है ना। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑस्मोसिस होता है। वाइल मेकिंग पिकल्स, रो मैंगो पीसेस, रो मैंगो pieces are first placed in concentrated table salt solution, table salt solution, सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट में उसे हम डुबोल देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा? वाटर escapes through the outer skin, outer skin of the mango pieces, which act as a semi permeable membrane through osmosis। राइट, ऑस्मोसिस होगा, पानी जो है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। इसी वजह से क्या होता है, द मैंगो पीसेस, द मैंगो पीसेस become completely dry, completely dry and pickles can be made from them। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी ने देखा होगा दादी या नानी को, तो वहाँ पे ऐसे ही होता है, दादी नानियाँ सुखाती रहती हैं कुछ दिन के लिए, छत पे रखे रहते हैं, फिर उसके बाद तेल में डाल के बना देते हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा फ्लावर्स है ना, कभी कोई आपको बुके दे के जाता है तो आप उसे पानी में डाल देते हो, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोसिस होती रहती है और वो ज़्यादा टाइम तक क्या है, फ्रेश बने रहते हैं। आजकल सब्जी वाले आते हैं, सब्जी वाले क्या करते हैं, कुछ देर बाद पानी डालते रहते हैं, है ना। क्यों डालते रहते हैं? ताकि वहाँ पे जो आजकल गर्मी के सीजन में ये ज़्यादा होता है, बार बार पानी डालते रहते हैं ताकि ऑस्मोसिस होता रहे और पानी जो है वहाँ पे मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बना रहे। ठीक है ना। और जो पैक्ड फूड होता है जैसे रॉ मीट है, उसे हम प्रिजर्व करते हैं बाय एडिंग सॉल्ट टू इट, है ना। अचार में भी हमने क्या डाला था, सॉल्ट डाल देते हैं। ठीक है जी। अब ये क्यों डालते हैं सॉल्ट? इसके अंदर क्या होगा, जब सॉल्ट डालते हैं तो वहां से पानी निकल जाता है। अब जब सॉल्ट निकाल लेगा वहां से, तो वो जितने भी बैक्टीरिया थे तो वो उनका पानी लेगा, वो दे लूज वाटर, बैक्टीरिया जो थे वो सारे क्या करते हैं, वाटर लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है। रेजिन्स, है ना, किशमिश जो होती है, दाखें जो होती हैं, है ना, अगर हम उसे पानी में रख देते हैं तो वो स्वेलअप हो जाती हैं, है ना। हाइपोटोनिक वाटर जो है, हाइपोटोनिक है, वो पानी अंदर चला जाता है थ्रू द वॉल्स ऑफ द रेजिन, जिसकी वजह से हमारी जो रेजिन्स हैं वो अंगूर जैसी हो जाती हैं, स्वेल्ड हो जाती हैं। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है। और बाकी तो वही है, इंडस्ट्रियल में क्या करते हैं, हम ऑस्मोसिस कराते हैं। ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी सी आर टी था इनटू वी। दिस इज द फॉर्मूला, पाई इक्वल टू सी आर टी
और एम आर टी, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। और फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उन क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, उसमें क्या होगा, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो थे विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां से क्या आएगा, पाई वन का एन वन आर टी अपॉन वी वन इक्वल टू एन टू आर टी अपॉन वी टू। आर टी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, एन वन अपॉन वी वन इज इक्वल टू एन टू बाय वी टू। इस तरीके से हम ये इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे, इस टाइप के इक्वेशंस को हम सॉल्व कर पाएंगे।